नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव जिन मुद्दों पर लड़ा गया उनमें जो बेसिक मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, वो तो थे ही। इसके साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा, संविधान को बचाने का मुद्दा। संविधान को बचाने को लेकर के जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने पूरा एक माहौल बनाया कि संविधान को खतरा है। अब चूंकि इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग कई बार कर चुके थे कि संविधान में बदलाव करेंगे, संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन किया जाएगा, इसमें परिवर्तन जरूरी है, ये बरसों पुराना संविधान है और ऐसा है वैसा है, इस तरीके की बातें तमाम लोगों ने कहीं और उनके जो बयान थे वो वायरल हुए, उनके वीडियोस वायरल हुए, जिसके बाद से एक बेचैनी और एक खलबली का माहौल तो पैदा हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और जिसको कैश कराने में इंडिया अलायंस काफी हद तक उत्तर प्रदेश में कामयाब भी रहा। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि संविधान के नाम पर जो दलित वोट बैंक है, खास तौर पर जो यूथ है जो नौकरी पाना चाहता है, संविधान में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से आरक्षण के साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है, उसमें भी बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो यूथ है जो नौकरी पाना चाहता है, जो अभी पढ़ रहा है या पढ़ चुका है और पिछले काफी सालों से नौकरी की तलाश में है, और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, ऐसे भी युवा हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का डर भी कहीं ना कहीं सता रहा होगा कि ये आएंगे तो फिर ये बदलाव करेंगे, इसलिए इनको रोकना जरूरी है। लेकिन अब इस पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या आरक्षण पर और संविधान पर खतरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में ही था? क्या दूसरे राज्यों में संविधान नहीं है? क्या दूसरे राज्य संविधान के हिसाब से नहीं चलते हैं? क्या वहां पर संविधान पर खतरा नहीं मंडरा रहा था? तो ये जो चीजें हैं हम निकल के सामने आ रही हैं। जीतू राजौरिया का एक ट्वीट है जो ध्यान देने वाला है, जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या वास्तव में संविधान पर खतरा देखते हुए संविधान को बचाने को लेकर के यहाँ उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में इस तरीके का इनको भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। अगर ऐसी ही बात है तो फिर जो दूसरे राज्य हैं वहां पर स्थिति ऐसी पैदा क्यों नहीं हुई? केवल उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में ही संविधान पर खतरा था, दूसरे राज्यों पर नहीं था? अगर ऐसा है तो फिर उनकी वहां पर भी सीटें कम होनी चाहिए थी। दलित वहां पर भी रहते हैं, संविधान को प्यार करने वाले, संविधान को बचाने वाले, उसकी रक्षा करने वाले लोग वहां पर भी रहते हैं। क्या उनको ये खतरा महसूस नहीं हुआ? क्या वो नहीं चाहते थे कि संविधान को बचाया जाना चाहिए? उन्हें अभी भी भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर भरोसा है। जिस तरीके से उन्होंने वहां पर एनडीए को मतलब भारी मतों से जिताया है और कहीं कहीं तो पूरी में से पूरी सीटें एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। अगर ना मिली होती तो 240 का आंकड़ा कैसे छू पाती है? ये एक बड़ा प्रश्न है और यक्ष प्रश्न है। अब ये सवाल कोई उठाए या ना उठाए, लेकिन हमारे सामने आया है, हमारी निगाहों के सामने से निकला है, तो इसको मतलब बनता है कि इस पर बात की जाए, इस पर चर्चा की जाए। अब ये जीतू राजौरिया जो है, इनका जो ट्वीट है वो बहुत कुछ कहता है। संविधान सिर्फ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में खतरे में था क्योंकि महाराष्ट्र में प्रकाश राव अंबेडकर थे और उत्तर प्रदेश में बहन जी थी। इनका जो सवाल है वो ये है कि महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में ही खतरा क्यों? क्या यहाँ के लोग स्वतंत्र दलित राजनीति को खत्म करना चाहते हैं? और उनका संविधान का मुद्दा इन्हीं दोनों राज्यों तक सीमित था, बाकी देश ने इस मुद्दे को बुरी तरह नकार दिया। अब पता नहीं जो दलित मतदाता थे उन्होंने क्या सोच करके यहाँ पर वोट किया है, ये इन्होंने सवाल उठाया है। बात तो कहीं ना कहीं तक काफी हद तक सच है, सही है। बाकी जगह पर क्या संविधान पर खतरा नहीं था? क्या वहां पर लोगों ने इतनी जागरूकता के साथ वोट नहीं किया संविधान को लेकर? क्या वो लोग संविधान को प्यार नहीं करते हैं या संविधान को बचाना नहीं चाहते हैं? ये सारी चीजें थी। अब देखते हैं ये क्या कहते हैं आगे कि बाकी मध्य प्रदेश में संविधान खतरे में नहीं था, वहां भाजपा 29 में से 29 सीटें जीत लेती है। बिहार में संविधान खतरे में नहीं था, वहां एनडीए 40 में से 30 सीट जीत लेता है। उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हैं। दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हैं। क्या वहां संविधान खतरे में नहीं था? छत्तीसगढ़ में भी संविधान खतरे में नहीं था क्योंकि वहां भाजपा 11 में से 10 सीटें
जीत लेती है। उड़ीसा में भी संविधान खतरे में नहीं था, वहां भाजपा 21 में से 20 सीटें निकाल लेती है। अरुणाचल प्रदेश में भी संविधान पर खतरा नहीं था, वहां 2 की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। आंध्र प्रदेश में भी संविधान के ऊपर कोई खतरा नहीं था, वहां एनडीए 25 में से 21 सीटें हासिल करता है। असम में भी संविधान में खतरा नहीं था, वहां भाजपा 14 में से 10 सीटें जीत लेती है। गुजरात में भी संविधान खतरे में नहीं था, वहां भारतीय जनता पार्टी को 26 में से 25 सीटें मिलती है। हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। झारखंड में भी संविधान खतरे में नहीं था, वहां भी भाजपा 14 में से 8 सीटें जीत लेती है। कर्नाटक में भी भाजपा ने 28 में से 17 और एनडीए ने 28 में से 19 पर जीत हासिल की। राजस्थान में 25 में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। तेलंगाना में भी संविधान पर कोई खतरा नहीं था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी 17 में से 8 सीटें जीतती है। कांग्रेस ने भी इतनी ही सीटें जीती थी। त्रिपुरा में भी संविधान में कोई खतरा नहीं था, वहां भारतीय जनता पार्टी 2 की 2 सीटें जीत लेती है। अब इन चीजों से, इन आंकड़ों से, जिस तरीके से ये सामने आई है चीजें कि कहां कहां पर कितनी कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जीत हासिल की है, तो इन सीटों पर क्या संविधान को खतरा नहीं था? संविधान को खतरा क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में था? क्योंकि दलित राजनीति को खत्म करने की एक बड़ी साजिश हो रही है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। ऐसा अब लोगों का एक ओपिनियन निकल करके आने लग गया है, क्योंकि संविधान के नाम पर यहाँ पर जिस तरीके से वोट अपील की गई, लोगों से वोट मांगे गए और लोगों ने वोट दिए भी, तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या लोग वास्तव में संविधान और आरक्षण के प्रति इतने संवेदनशील और कहना चाहिए कि गंभीर है? केवल गंभीर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ही है और कहीं नहीं है? बड़ा सवाल है। बड़ी बात कही गई है, बड़ी बात उठाई भी गई है, क्योंकि संविधान के नाम पर शायद लोगों को ठगा गया या बेवकूफ बनाया गया। अब कितनी रक्षा संविधान की उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में होती है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि शुरुआत तो लखनऊ के अकबर नगर से हो चुकी है। जिस तरीके से वहां पर लोगों के मकान गिराए गए, लोगों के घर गिराए गए, शुरुआत हो चुकी। जो बुलडोजर नीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो अभी इलेक्शन से पहले तक रुकी हुई थी, अब वो फिर से अपनी उसी कार्यशैली पर, कार्यप्रणाली पर वापस आ चुकी है। अब लोगों के मुद्दे, नौकरी में आरक्षण, संविधान, ये सब चीजें इनकी पैरवी कौन करेगा? इनको जो है धरातल पर लोगों के साथ इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वोट तो आपने इस पे नाम पर मांगा, मुद्दा बनाया। इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव और राहुल गांधी 2 बड़े चेहरे हैं, क्या वो धरातल पर उतर के लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए संविधान बचाने का काम करेंगे, लोगों के लिए संविधान की रक्षा करेंगे? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों के आगे एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है। ये तो समय बताएगा कि क्या कुछ होगा, किस तरीके से होगा, क्योंकि अभी तक तो यही स्थिति चल रही है। जिस तरीके से आपने देखा है कि रोज नए नए तरीके के शिगुफे निकल करके आ रहे हैं सामने। अभी तक भी जो उत्तर प्रदेश में हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसको भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है, स्वीकार भी नहीं कर पा रही है इस चीज को। तो नई नई चीजें रोज लेकर के मीडिया भी लेकर के आ रहा है, और जो यूट्यूबर्स हैं उनका तो कहना ही क्या है, वो रोज सुबह शाम एनडीए की सरकार को गिरा देते हैं, अगले दिन को फिर बना देते हैं। तो ये सारा सिलसिला पूरा चल रहा है, और अभी नया टॉपिक किसी के पास कुछ भी नहीं है। अभी सब चीजों के डेटा भी निकल करके सामने आने बाकी हैं। किसको कहाँ कितना वोट प्रतिशत मिला, किसका कहाँ वोट कम हुआ, कहाँ ज्यादा हुआ, कहाँ जुड़ा, कितना क्या हुआ, किसके साथ बड़ी मात्रा में दलित गया है, कांग्रेस की तरफ गया है कि समाजवादी पार्टी की तरफ गया है संविधान को बचाने के नाम पर। मुझे लगता है क्योंकि समाजवादी पार्टी के खाते में सीटें ज्यादा थी, तो जाहिर सी बात है कि उसी तरफ मोल्ड हुआ है, उसी तरफ गया है। अब सब चीजें क्लियर होंगी, साफ होंगी, लेकिन संविधान के नाम पर यह बड़ा प्रश्न है कि क्या उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में ही सिर्फ संविधान के ऊपर खतरा था, बाकी राज्यों में बड़ी जीत मिलना इसको, एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को, ये भी बहुत कुछ इशारा इस तरफ करता है कि लोग शायद उतने गंभीर नहीं थे, या उनको लगता था कि नहीं संविधान पर कोई खतरा नहीं है, या फिर संविधान उनके लिए कोई खास मायने नहीं रखता। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रश्न है, पर्दा है, पर्दे के पीछे पर्दा है, बहुत सारे पर्दे उठना अभी बाकी है इन सारी चीजों पर से, इन सारे रहस्यों पर से। तो ये सारी चीजें
जिस तरीके से हुई है, जिस तरीके से चल रही हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज की तरफ इशारा कर रही हैं। तो जैसे भी जो कुछ भी और खुलासा होगा, जो भी चीजें क्लियर होंगी, वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।